एकछिन मान्यज्यू, बैठक सञ्चालन भएपछि गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। के छ शारदा मान्यज्यू, भन्नुहोस्। मान्य सभामुख महोदय, मिति 2081 भाद्र 9 गते औरही नगरपालिका पर्देवास नगरपालिका वडा नम्बर 12 को सिमानामा रहेको क्षेत्रमा रामगोपालपुर वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष केश यादव भन्ने भदौको 9 गते मृत अवस्थामा औरही मौतरी जिल्लामा पर्ने औरही नगरपालिका र मेरो क्षेत्र पर्छ पर्देवास नगरपालिका वडा नम्बर 12। यो सिमा 9 गते राति उहाँको चाहिँ अवस्थामा भेट र त्यो मृत्युको कारण चाहिँ रहस्यमय छ। यो चाहिँ घटना होइन, यो घटना हो भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित दलले र उहाँका परिवारजनले चाहिँ भनेको हुनाले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेताको पनि मौतरी जिल्ला पर्ने मेरो पनि क्षेत्र पर्ने भएको हुनाले नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई आम जनताको बीचमा ल्याइदिन हुनको लागि सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै नेकपा एमालेको तर्फबाट आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा परिवारजनलाई धैर्य गर्ने साहस पनि मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, म मान्य प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएका पत्रहरू पढेर सुनाउँछु। श्री मध्य प्रदेश सभा सचिवालय, मध्य प्रदेश जनकपुर धाम, मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धमा मध्य प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री सतीश कुमार सिंहज्यूको सिफारिसमा मध्य प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख श्री सुमित्रा सुवेदी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम मिति 2081 4/29 गते देहाअनुसारको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विभाजन सहित मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्नुभएको बेहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ। मान्य सतीश कुमार सिंह मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, मान्य सरोज कुमार यादव मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मान्य जनार्दन सिंह छेत्री मन्त्री भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मान्य रानी कुमारी तिवारी मन्त्री शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, मान्य राजकुमार लेखी मन्त्री गृह संचार तथा कानून मन्त्रालय, मान्य शत्रुघ्न प्रसाद सिंह मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मान्य सुनील कुमार यादव अर्थ मन्त्रालय, मान्य प्रमोद कुमार जायसवाल मन्त्री खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, मान्य त्रिभुवन शाह मन्त्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मान्य शेष नारायण यादव मन्त्री ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, मान्य शकील अली मिया मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, मान्य कौशल किशोर राय मन्त्री श्रम तथा यातायात मन्त्रालय। दोस्रो पत्र छ। मान्य सभामुखज्यू, मध्य प्रदेश सभा मध्य प्रदेश जनकपुर धाम धनुषा नेपाल विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा मान्यज्यू, मध्य प्रदेश सभाबाट पत्र सङ्ख्या 2081-82 चनम 41 मिति 2081 4/32 गतेको पत्र साथ प्राप्त स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा 201 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, प्रदेश प्रमुख। मान्य सदस्यहरू, अब विशेष समय प्रारम्भ हुन्छ। विशेष समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, समय 7 मिनेट।
माननीय सभामुख महोदय, आजकल भर्खर कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी अस्पताल के निरीक्षण के मुसहर बस्ती के निरीक्षण के एक हमरा बहुत निक काम लागल और एहने निरीक्षण होत रहक चाही और ओकर कमी कमजोरी सुधार हेबाक चाही ते पर सरकार ध्यान दे से हम चाहना राखै छियै। लेकिन दुख के बात है जे हम सांसद सब जे सांसद में जे बात उठाबै छियै ओहि बात के हमरा सबके जवाब नहीं भेटै छै, अर्थात उ बात सब अहाँ के कार्यान्वयन नहीं होइ छै। हम तो ये देख रहल छियै कि एकटा टेबुल से एकटा फाइल आबै के लेल नीचा से ऊपर आबै के लेल 600 महीना लागि जाइ छै, लेकिन ओकर समाधान नहीं होइ छै। ताहि दुआरे यदि यह रवैया रहतै तो हम जनता के सुशासन, जनता के परिवर्तन के अनुभूति केना दऽ सकबै से बात चिंतन मनन केनाइ बहुत जरूरी है। और दोसर बात, जना केंद्र में अखनी प्रधानमंत्री जी के.पी. शर्मा ओली जी जे सांसद से एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरुआत केने छै, हमरा बहुत निक लागल। हम चाहब कि ओहो ठाम प्रदेशो सभा में सांसद से मुख्यमंत्री के सवाल जवाब, मंत्री सब से सवाल जवाब एहन कार्यक्रम अहाँ के राखल जाए, जैसे कि वही संबंधित मंत्रालय के बारे में, वही संबंधित क्वेश्चन के बारे में जवाब निश्चित क्वेश्चन हेतै और ओकर समाधान के रास्ता और जिम्मेवारी सेहो ओकरा बाध्य हेतै, सूचना के अधिकार के प्रयोग करैत बाध्य हेतै से जेना हमरा लागैए ओह तरफ ध्यान देल जाए से हम ध्यान आकर्षित करै चाहै छियै। मुख्यमंत्री जी अस्पताल के निरीक्षण केलकै, हम देखै छियै अपन जिला में लहान में, हमरा लगे पूरे मध्य प्रदेश में अखन जना बोर्डिंग स्कूल सब चौ उमरल जखा खुलल छै, तेहने नर्सिंग होम सब, स्वास्थ्य सेवा केंद्र सब प्राइवेट रूप में खुलल छै और जनता के उ सब अहाँ के शोषण कर रहल छै। सुविधा नहीं कि उ सब अहाँ के बहुत जाल झल करके उ सब अहाँ के बेसी महसूस पैसा वसूल कर रहल छै। हम जे ई नियमावली पढ़लिए देखलिए जे संचालन संबंधी, हमरा लागैए लहान के जतेक भी संचालित नर्सिंग होम सब छै जकरा स्वीकृति देने छै, ता जे सरकार स्वीकृति देने होय हमरा लगे मापदंड अनुसार उ कोटा अहाँ के मतलब की कहै छै से नर्सिंग होम नहीं छै, ओकरा स्वीकृति भेटलै केना के। अतबे के नहीं, एहि बीच में हमरा पता चलल जकरा अहाँ के 25 बेड के शुरुआत रहे ओकरा 50 बेड के अहाँ के कामना नर्सिंग होम लहान में छै जकरा स्वीकृति भेटल छै। हम चाहबै जे ई स्वास्थ्य क्षेत्र में जे बेस्थिति सब छै, ई समस्या सब छै, ई समस्या सबके छानबीन होय और जनता सबके जे एकटा शोषण भ रहल छै बॉडी खास करके ई नर्सिंग होम सबके मार्फत से ई बंद है और सरकारी अस्पताल जरा 100 बेड के घोषणा केने छियै ओकरा व्यवहार में लागू करे, कार्यान्वयन हुए, हमसे ध्यान आकर्षित करे ले सेहो चाहै छियै। माननीय सभामुख जी, अखन अहाँ के अपना सबके मधेश में फेर खरेड़ी पड़ल छै, देखै छियै जे फेर पानि नहीं पड़ि रहल छै, अखनी किसान सब फेर त्राहिमाम छै, अखनी बिजली के लाइन कंटिन्यू नहीं रही छै, जाहिके चलते किसान सबके खेती किसानी में समस्या भऽ रहल छै। तो प्रदेश सरकार संबंधित विभाग के अविलंब खबरदारी करके जैसे लाइन केना के कंटिन्यू रहते, जैसे किसान सबके सुविधा हेबे ओह तरफ हम अहाँ के ध्यान आकर्षण अहाँ के करे चाहै छियै। दोसर बात, जब गुरुदेव कामत के मृत्यु भेलै तखन हम सब सदन में, तकर बाद अहाँ के पूरे पत्र पत्रिका में मध्य प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान के जरा अध्यक्ष जे वचन देने रहे रकम देवे उ रकम ओकरा नहीं भेटले, अखन तक नहीं भेटल छै। ओहि बात में शिक्षा मंत्री ओकरा
अहाँ के पासपोर्ट सोचने रहे, लेकिन ओहि संबंध में ओकरा भेटलै कि नहीं भेटलै, की कार्रवाई भेलै, फिर हम सब अहाँ के कोनो जानकारी नहीं है। इहो चीज के हम जानकारी अहाँ के एहि सदन में से मांग करे चाहे छियै। तेसर बात, अहाँ के ई लहान नपा 23 में जे नदी कटान भेल छलै, जकर निरीक्षण करके अहाँ के ओहि समिति प्रतिस्रोत साधन समिति गेल छलै, जाहिमे हमहूँ शामिल छलिए। ओ अहाँ के प्रतिवेदन द चुकल है, लेकिन ओहो तरफ अखनी वर्षा रुकल है, ओकरो रोकथाम के अखनी कोनो हम सुनघान नहीं देख रहल छियै। और फिर जनता सब अहाँ के ओहिठाम बारम्बार बात उठाबैत रहै छै। ताहि दुआरे ई समस्या सब, और तकर बाद बीमा के, स्वास्थ्य बीमा के चर्चा है। स्वास्थ्य बीमा में अहाँ के कहीं हम स्वयं जाइ छी अस्पताल सब में, स्वास्थ्य बीमा में अहाँ के औषधि कोटा भेटै नहीं छै, मात्र जे चेक जाँच होइ छै से मात्र फ्री होइ छै। दुआरे स्वास्थ्य बीमा केना के प्रभावकारी बनायल जाए, उस संबंध में हमारा सबके प्रदेश सरकार, संबंधित मंत्रालय और अपना सबके ध्यान देना बहुत जरूरी है। अतएव के बात कहत अब समाप्त कर छी। धन्यवाद। अब माननीय श्री नागेंद्र प्रसाद शाह, समय 10 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, माननीय प्रदेश सांसद महोदय, ये साल जो भेल हमने यहाँ सभा में 107 सांसद के उपस्थिति में सब जिला के समान हक होए के चाहिए। जो बजट में जो दुर्व्यवहार भेल है जिला वाइज, जना 12 रौतहट के बजट 7%, बाकी में 15-16%, ये अन्याय का है आ केकरा लेल? अन्य जिला के लोग सांसद मत से जीत के आए, 12 रौतहट के सांसद की ओहने दहा के आ गए है कि ये चीज के कौन देखते, एकर निकाय देखे वाला कौन? आकाश आ जमीन बजट होए के कारण की, एकर जवाब शायद मुख्यमंत्री जी दिहन। दोसर, हमने एक समिति से गए रही यहाँ धनुषा सिरहा सप्तरी, आइले लोग भेंट कर फोन करके कहियो वहाँ सब बजट पचावे आयल रही कि वो खर्च कैली का है जो काम शुरू न भेलै। दोसर है बागमती या लाल बकिया नदी कटान, सिंचाई मंत्री जी के फोन कैली तो बजट के व्यवस्था न है, मुख्यमंत्री जी के कहली तो हमनी में न पड़ैया। तो मध्य प्रदेश में अगर वो नदी न पड़त है या केंद्र सरकार न करती तो वहाँ के जनता कहाँ जती? एकर व्यवस्थापन होए में लटेंका है। आइयो बकिया नदी में काल्हे गिर रही तो वहाँ पूरा लोग घेर लग जाए, कटान के केना रोकते? तो जोन इमरजेंसी है, क्षति हो रहा है, वो काम न होए। मोनोपोली अनुसार अगर होते तो मध्य प्रदेश के जनता कहाँ खोजे जाती? निकाय तो ये खोजे के ही। हम सभामुख के माध्यम से जे ई काम पर ध्यान दे के केना होते ये चीज के दिल जाओ। दोसर रहल स्वास्थ्य कार्यालय गौर के विडम्बना जे देख ली, यहाँ कर्मचारी की दो अब कौन साल से उकनी के म्याद थप होते जो वहाँ सुचारू होते। हमरे गांव के एक है लेडीज जे गौर में इलाज न हो के बीरगंज जाए के पड़ल, ये कहेला तो वहाँ कर्मचारी सबके म्यादे थप न भेल रे। वो कौन साल में म्याद थप होते जो सब काम करते? कहिया से वो सबके तलब मिले वाला है? कि भादो आधा बीत गेल। दोसर, राशन बीमारी सबके जो मिलल है ओकर बजट पर्याप्त जाए के चाहे, वो सफा न्यूनीकरण कर दिले छी, वो सब ओहू सब में मतलब न कर रहा है। ये चीज के अब स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री कहे जे ध्यान दीजिए वास्तविकता की है। वो लंग के जे खबर है वो लंग जनता तो हमरे द्वारा एलंग खबर करी सी जहाँ सब इस पर ध्यान दियो। अस्पताल एक बहुत वहाँ है, इलाज बहुत बढ़िया होत रहल है, लेकिन हमनिए के कमी के चलते अगर वो सब हो तो वहाँ के जनता के न मिलते। दोसर, पढ़े साल वैकेंसी हो गया अभी ले स्थगित है, वो कौना कारण से स्थगित है, काहे न हो रहा है, केकर स्वास्थ्य जुटल है
जे न भे रहल है। वो कर्मचारी सबके जहाँ के जेकर करे के है ओकरे करू, वहाँ के हाथ में कलम है, कागज है, लेकिन कम से कम रिजल्ट निकाल के सेवा तो दियो जनता के, ये पर ध्यान दिल जाओ। रहल दोसर, हमनी के वहाँ जे कटान अगर न रोक रहल छी, सिंचाई मंत्री जी के आदेशानुसार कुछ मौखिक काम भेल है, लेकिन वहू काम के आदेश मिली कि न मिली, या बिहान ओकर काम रोकल टोकल जाओ कि न जाओ। अनुगमन भेजे छत। दोसर चीज में अपनों से अध्ययन करे के चाहिए मंत्री जी, दूसरों जिला में जाके अगर अभी भी कटान हो रहा है, कम से कम ओकर अनुगमन करवा दिया करिए। इंजीनियर भेज दिली, डी काहे लागी रख ले छी, कहिया ओकनी के करबे, कह दी हम रहम कि न रहम, हमरा कौन जरूरी बा। इस चीज सब क्या केना तो नहीं होइत है। भादो भीत गए, जकरे दरबंदी जहाँ करे के करू, जो काम आगाड़ी बढ़ो। दोसर चीज है, तलब दिया कई धन न है। आषाढ़े में हमने पास कर दिली बजट, तो अभी के कथी के रुकल है जो बजट न फ्री भेल है न गेल है, ई के कर कमी है। ये अभी तलबो न मिले थे रे, या तो हमने के पास बजट न है न मिले थे कि। दोसर चीज है, काम में समूह के द्वारा ये कहम जे यहाँ सप्तरी में 16% बजट पूंजीगत के, सिरहा में 12%, धनुषा में 16%, महतरी में 14.5%, सरलाही में 14%, रौतहट में 7.5%, बारा में 7.25%, परसा में 11.5%। ये अतना विडम्बना का है। ये हम 11 मंत्रालय के होल के बजट के डाटा बता रहा छी, ये रेशियो में बजट है यहाँ के। समांतर केना होते, ये चीज पर ध्यान दे के कहे तो सब माननीय जनता से वोट जीत के आयल है जो हम तोहर विकास करब। सबके दायित्व उतने हैं जो अपना जिला में अपन क्षेत्र में लोग के करियो। ये चीज पर मंत्री लोग, मुख्यमंत्री जी लोग ध्यान दिहन। और रह गेल सूखा, ये से पहले भी हमनी के रहलन है जसपा के सरकार, अभी कहे मुख्यमंत्री जी कहल सरकार में हम बनियो छी। किसान के छीरे हमनी सब, किसान के कथी कथी कैलिए अभी तक, न ओकरा एगो बोरिंग है, न सिंचाई के पानी के उपलब्ध है, न विद्युतीकरण। हर साल टेबुल में कानून बनबे छी जे ये साल तो विद्युतीकरण कर देबै, बोरिंग कर देबै, लेकिन काहे न हो रहा है। जमे धान सूख रहा है अभी, ओकर किसान के कौन देखे वाला है। सर्वप्रथम कम से कम विद्युतीकरण, बोरिंग ई काम तो करू जो कम से कम जनता तो कहू जो हाँ अच्छा हम 2 गो बाली से 3 गो बाली उपजबै छी। ये चलते होती जे है मध्य प्रदेश कैले है, नाम होती मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सब राशन खैती बाहर ले, तो हमने उपजा के देवी तब तक खती। इस चीज पर सरकार ध्यान दो। रहल अहाँ कर्मचारी में अगर लटेन करे छी या हमारा आदमी वहाँ मरल जाए तो ओकर पैसा कौन तीरते, हमरा तीरे के पड़ल या प्रदेश सरकार के तीरे के पड़ल। गौर हॉस्पिटल में इलाज न होके नेशनल में ओकर पैसा तिराई थी, कहाँ से आते, ओकर खाए लगी नहीं वो व्यक्ति के। और नेशनल कह दी पहले पैसा धर तभी ठीक हो गए, कह दी पैसा धर तब जाइए। ये सब बहुत विडम्बना हो रहा है। दोसर 100 बेड पास हो गए, 50 बेड के हॉस्पिटल सब पास भे गेल, उ संचालन केना होते शुरू, कि खाली कागज में पास करम आ शुरू न होते। लेल उ जे वैकेंसी निकाल के स्थगित कैले छी ओकरा केना खुला करम, केना आगाड़ी करबै जे मध्य प्रदेश के जनता पूरा ओकर सदुपयोग करो। ई रहल कम से कम हम ये कहम बजट के समानता ले आउ। आ सूखा जो हुई थी पानी के परसा, बारा या रौतहट, कुछ तो गत साल कुछ भेल बारा या परसा में, रौतहट में तो उहो न शुरू भेल, काहेला तो ओकर ऑफिसे है सरलाही में एगो। यहाँ तक हमने अभी जिला जिला में कही छी, लेकिन वहाँ के जनता सरलाही आके सिंचाई के उपभोग कर रहा है, खाने पानी के। तो कम से कम वहाँ के जनता के वहाँ के एगो कार्यालय दी जो उनमें से उपभोग करो। पर साल भी बजट न खर्च भेल, पानी के सूख गए लेयर, बोरिंग के भी सूख रहा है।
ये चीज पर ध्यान देवे के पड़ल जे किसान के राहत हो। इस सब के मद्देनजर करे सभामुख द्वारा ये हम कहम जे सरकार पर ध्यान देऊ। ये कही तो बंधु सब में छी। नमस्कार, जय नेपाल। अब मान्य श्री सुरीता शाह, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख जी, आज प्रदेश सभा में लगता है विशेष समय में हमारे क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जिन्हें आज रखना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आज हमारे खाने पानी मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी यही हैं। उनके विषय में वो जो अभी पूर्व मान्य जी सब ने भी बातें कही, मेरी भी बातें स्पष्ट है। विपद व्यवस्थापन की बातें अगर करते हैं तो विपद व्यवस्थापन के लिए बजट हमेशा रहता है। हमारे प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है। थोड़ा भी बाढ़ आने पर हमारे क्षेत्र का रातों नदी में तुरंत जहां तटबंध टूटा हुआ है वहां पर लोगों के घर में पानी घुसा है। मैं ये दूसरा बार बोल रही हूँ, तब भी वहां पर अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। दूसरा बात, हमारे प्रदेश का वाटर लेवल घट गया है और वाटर लेवल को किस तरह आप संचित करके आगे ले जाएंगे, इस तरह का कोई प्रयोजन प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं भी नज़र नहीं आया है। कहीं भी उनके वक्तव्य में नहीं, मध्य परिषद का जो निर्णय है उसमें भी कहीं नज़र नहीं आया है। मैं आपके मार्फत सरकार का इस विषय में ध्यान आकर्षण करा रही हूँ। साथ ही दूसरी बात कि हम लोग बहुत सारी ऐसी बातों को सिर्फ अनदेखा कर देते हैं। जैसे कृषि की बातें उठ रही थी, अभी हमारे पास पानी ही पानी था क्योंकि बाढ़ आया हुआ था, पहाड़ बरस रहा था और मधेश भी बरस रही थी। तो यहाँ पर पानी रुकने का तो कहीं जगह नहीं है। संक्रमणकाली नदियाँ हैं। नदियाँ जैसे मेरे क्षेत्र में 4 नदी बहती है, ऑक्सी, रातो, बिगही। लेकिन आप देखेंगे तो परसा में जाएंगे तो बिगही का बहुत बड़ा सीटियो बांध बना हुआ है, लेकिन उस बांध का पानी कहाँ चला जाता है? जो मोहतरी गांव पालिका से शुरू होता है और सीधे चला जाता है मठियानी, और मठियानी से इंडिया। लेकिन उसको रखना कहाँ पर बा? परसा में। मोहतरी गांव पालिका के जिन गांवों में नदियां नहीं बहती, उन नदियों के लिए इस परियोजना को बनाया गया है। 12 करोड़ का यह हमारा संघ और प्रदेश का योजना का किस तरह कार्यवाहन पक्ष मजबूत होगा, उन सभी निकाय को देखना पड़ा। किस तरह हमारे लोगों को खेत तक पानी पहुंचेगा। दूसरी बात, कृषि विद्युतीकरण की बातें सिर्फ कहने के लिए हुई। अभी तक कोई भी ऐसा प्रयोजन, मुझे लगता है 2 महीना हो गया, हम लोग उस बजट को पास करने में उस तरफ किस तरह का कौन कदम उठा पाए हैं, हमें तो नज़र नहीं आया। क्योंकि आज भी हम लोग जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर लोगों का एक ही प्रयोजन रहता है कि हमारा खेत सूख रहा है, पानी कहाँ से लाएं, इस तरफ खेत में पानी है, इस तरफ नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमारी पूर्व मंत्री जी बोल रही थी, शारदा जी, कि कल हमारा ये इसी सप्ताह में 5 दिन पहले हमारे वाराधर जी का निधन हो गया है। जो प्रहरी ही आपका नहीं है, प्रहरी समायोजन के विषय में हम लोग आज से नहीं 5 साल से बात उठा रहे हैं, क्योंकि संहिता का एक मर्म समायोजन हमारे साथ होना पड़ा। कानून जो संविधान में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, जिन अधिकारों को हमारे साथ होना चाहिए वो अधिकार केंद्र सरकार अपने साथ रखा हुआ है। आपकी पार्टी की सरकार है, आप इस बातों को कहाँ तक उठा पाए? अभी जो सरकार केंद्र में है, जहाँ तक हम लोगों को लगता है, हम लोगों ने बहुत सारी आगों को बहुत विज्ञापन दे के इन बातों को बढ़ाया है। इन विज्ञप्तियों का परिणाम क्या हुआ? आप अपने अभी केंद्र सरकार में जहाँ मंत्री परिषद की बैठक है, उन बातों में इसका प्रयोजन कहाँ कहाँ है, किन किन बातों को उठाया? इसलिए पहली समायोजन मधेश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और इस प्राथमिकता को मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष नहीं है, सभी लोग मिलकर करेंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्रालय का कुछ बात रखना चाहती हूँ मैं। मेरी बहुत सारी बातें नहीं है, इन बातों में मेरा यह कहना है
कि हमारे निजामती कर्मचारी केंद्र से ही आएंगे तो समायोजन क्यों होना चाहिए निजामती कर्मचारी का। ठीक है, विवाद है तो विवाद का समाधान कीजिए, कम से कम आप स्वास्थ्य को इतना हल्का मत समझिए। इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ा के इन कामों को अगर ध्यानपूर्वक करें तो सफलता मिलने की आशंका नहीं रहेगी, लेकिन काम तो जल्दी करना पड़ा। दूसरी बात, संघीयता के विषय में हमारा ये गठबंधन, हमारी भी पार्टी उस सरकार में है, लेकिन हमारा मुद्दा दोष और गुण आधार पर हम लोग का समर्थन है। मैं केंद्र के सरकार के समायोजन के विषय में, समानुपातिक विषय में, मान्यों के विषय में इन सभी बातों को नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारा संविधान है और संविधान जिस दिन खत्म होगा, संशोधन होगा, उस दिन देखेंगे कहाँ तक की लड़ाई हमारी और हम कहाँ तक सकते हैं, क्योंकि सके हैं। 72 का आंदोलन, 63 का आंदोलन, मधेश विद्रोह और मधेश आंदोलन, इन सभी बातों को हम लोग को आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इन सभी दिशाओं को दिखा रहा है। अगर जितनी भी पार्टियां हो, लेकिन उन पार्टी का मधेश में एक ही ध्येय है कि हम लोग समानुपातिक समावेशी रूप में किस तरह प्रतिनिधित्व सभी जात जाति को, आदिवासी उत्पीड़न में पड़े लोगों को करवा सकें। उन सभी विषयों में इस संघीयता की आवश्यकता पड़ी। हमने 74 साल से पहले 2054-53 का स्थानीय निकाय का चुनाव देखा था, पर आपको केंद्र में 16 दिन में संघीयता, 16 दिन में आपको संविधान बन गया। देखिए कितना बड़ा देश। दूसरा बार 72 में संविधान लागू हुआ, 16 दिन में सभी पार्टियों की बातें मिल गई और संघीयता को इस तरह रखा गया कि केंद्र के पॉकेट में रहेगा। हमारा जो अच्छा चीज है वो बाहर नहीं लाया जाता, क्योंकि पत्र पत्रिका, न्यूज़पेपर वाले को भी किसी तरह न किसी तरह पकड़ के रखते हैं वो लोग, केंद्र के लोग, केंद्र की सरकार, केंद्र की बनावट, केंद्र का अस्थायी निकाय, इन सभी बातों को न दिखाकर सिर्फ हमारा संघीयता का जो गलत रूप है वो दिखाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या यही देखने आए हैं कि सिर्फ दोषारोपण करेंगे, सिर्फ पार्टी की बात ही समझेंगे? इतना बड़ा आंदोलन और जो नेता लाने के लिए हम लोगों ने हर एक मुकाम पर सब कोई मिलकर जो लड़ाई की थी, उस मुकाम का यही परिणाम हो, तो इस परिणाम को देखने के लिए आप और विकास के साथ हम लोग ही बाधक हैं, कानून के बाधक हम ही लोग हैं। तो ऐसी संघीयता सच में नहीं चाहिए। लेकिन जब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का, तो हमें इस लड़ाई में लड़कर, मिलकर और जम के लड़ाई करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय मधेश। अब माननीय श्री बसंत कुशवाहा, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, अहिले यो मध्य प्रदेश सरकार गठन भएको करिबन 2.5 महिनामा हामी जति दिन यो सदनमा आएका छौँ र सदनमा सुनेका छौँ, त्यो हिसाबले खालि हामी के सुन्दैछौँ भने मेरो क्षेत्रमा पैसा पुगेन, बजेट पुगेन, मेरोमा 2 करोड मात्रै भयो, उसकोमा 4 करोड किन भयो, उसकोमा यति करोड किन भयो, त्यो मात्रै हामीले अहिले 2.5 महिनादेखि मात्रै सुन्दै गरेका छौँ। अहिले एउटा तथ्याङ्कको रूपमा तपाईहरु समक्ष एउटा डाटा राख्न चाहन्छु। विगतको 6.5 वर्षमा मध्य प्रदेश सरकारले यो प्रदेशमा करिब 170 अर्ब पैसा खर्च गर्यो। त्यो पनि कस्तो पैसा रह्यो भन्दाखेरि खाली संघ सरकारले आफ्नो दान दक्षिणाको स्वरूप मध्य प्रदेशलाई जति पैसा दियो त्यो पैसा मात्रै मध्य प्रदेश सरकारले यहाँ पाउँदै गरेको छ। त्यो पैसा पनि हामीले कसरी प्रयोग गर्दैछौँ भन्दाखेरि खाली अनुदानको हिसाबले, दानको हिसाबले र वन वे खर्चको हिसाबले भन्दाखेरि हामीले रोड बनायौँ, नाला बनायौँ, सडक बनायौँ, सामुदायिक भवन बनायौँ। रोड नाला बनाउने एक हदसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि ठिकै हो, तर सामुदायिक भवन बनाइसकेपछि त्यो सामुदायिक भवन कसले सञ्चालन गर्दैछ भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय कुनै समितिले कि वाडाले, तर त्यो सामुदायिक भवनले कुनै न कुनै तरिकाले पैसा त कमाइराखेछ। त्यो पैसाको पोर्सन, त्यो पैसाको अनुपातको, त्यसको कमाइको अनुपातमा प्रदेश सरकारले त्यहाँबाट के पाउँदैछ? खासै केही पनि होइन। तर प्रदेश सरकारको आफ्नो साधन स्रोतबाट हामीले कति पैसा जम्मा गर्न सकिराखेका छौँ? टोटल बजेटको तपाईले हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम 10% बजेट मात्रै प्रदेश सरकारले आफ्नो साधन स्रोतबाट उठाउन
सकिराखेको छ। त्यो 10% पनि कस्तो छ भने त्यही सवारी साधन नवीकरण, सवारी साधनको दर्ता, ड्राइभिङ लाइसेन्सको रिन्युअल, ड्राइभिङ लाइसेन्सको दर्ता, त्यसपछि यो साना उद्योग घरेलु उद्योगको दर्ताको पैसा खास गरी त्यसमा आउने हो। टोटल अहिलेको यो मध्य प्रदेशको यसपालिको बजेटमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 44 अर्बको बजेटमा करिब 2 अर्ब मात्रै हामीले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ। भन्दाखेरि के जहिले पनि हामी सङ्घ सरकारकै दान दक्षिणाको हिसाबले बस्ने हो कि प्रदेश सरकारको ट्रेजरीमा, प्रदेश सरकारको कोषमा बढाउने काम पनि गर्ने हो। अब त्यसको लागि गर्न सक्ने चिजहरू के हुन् त? सबभन्दा पहिला अहिले प्रदेशमा, मध्य प्रदेशमा जति पनि यो आइएनजिओहरू खास गरी जुन यहाँ सञ्चालन भएको छ त्यसलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मेकानिजममा त्यसलाई यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो। पुरै यो देशमा तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने करिबन 200 अर्ब, प्रत्येक वर्ष 200 अर्बको हिसाबले करिबन आइएनजिओको बजेट यो देशमा आउँछ। त्यो 200 अर्ब मध्य प्रदेश सरकारले कति ल्याउन सक्यो? त्यो सरकारी च्यानलबाट आइराखेको छ कि छैन, सरकारी च्यानलबाट कन्ट्रोल भएको छ कि छैन, कि त्यो आइएनजिओहरूले आफ्नो एनजिओहरूको मार्फत मात्रै खालि भोजभात गर्ने र खालि सभागोष्ठी गर्नमै खर्च गरिरहेछ कि? भन्दाखेरि त्यो बजेट पनि हामीले मध्य प्रदेशको 20% को हिसाबले पनि ल्याउन सक्यौँ भने त्यो पनि करिब 30-35 अर्बको हाराहारीमा, हाम्रो बजेटकै हाराहारीमा पैसा हुन आउँछ। भन्दाखेरि त्यो पनि ल्याएर हामीले प्रदेश सरकारको च्यानलमा, नेटवर्कमा गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो उपलब्धि हुनसक्छ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब 2 खर्बको अनुपातमा एफडिआई यो देशमा ल्याउँछ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जति पनि यो देशमा आउँछ त्यसको कति प्रतिशत मध्य प्रदेशमा आउँछ? खासै केही पनि आउँदैन। यसको एउटा अर्को कारण के पनि छ भने हामी त्यो पहुँचमा छैनौँ कि हाम्रो त्यहाँ फलो पुगेको छैन, त्यो पनि एउटा कारण। त्यसबाहेक मध्य प्रदेश सरकारले एउटा के गर्न सक्छ भने आफ्नै एउटा निजी साझेदारी सहकारी लगानी ऐन ल्याउन सक्छ। त्यो ऐनले के गर्छ भन्दाखेरि मध्य प्रदेश बाहिरका प्रदेशका लगानीकर्तालाई पनि तपाईँले यहाँ आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसबाहेक जुन एफडिआई जुन अरू प्रदेशहरूमा गइरहेछ, अरू पुरै सङ्घ सरकारको तर्फबाट गइरहेछ, त्यो पनि मध्य प्रदेश सरकारले यहाँ ल्याएर आफ्नो ऐनको तहत यहाँ ल्याएर परिचालन गर्न सक्छ। भन्दाखेरि यी गतिविधिहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्रै आउने दिनमा प्रदेश सरकार आफै सेल्फ सस्टेन्ड, आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ। भन्दाखेरि यी गतिविधिहरू पनि हामीले सबै मिलेर, सबै माननीय सांसदहरू मिलेर, सबै पार्टी मिलेर एउटा एकजुट भएर यो गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक देख्छु। र यसमा प्रदेश सरकारले पहल गरोस्, यही आशा र विश्वास राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मधेस, जय स्वराज। अब मान्य श्री मालाकर्ण, समय 7 मिनट। मान्य सभामुख महोदय, यहाँ मान्यज्यूहरूले धेरै कुरा उठाइसक्नु भएको छ। वास्तवमा यहाँ मान्यज्यूहरूले उठाएका कुरा यदि मध्य प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सक्यो भने मधेसको कायापलट हुनेछ। र म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हाम्रो सप्तरीलाई हेर्ने हो भने सप्तरीका हत्याकाण्ड छानबिन अहिलेसम्म भइरहेको छैन। प्रदेश गृह मन्त्रालय किन मौन? छिन्मस्तामै 1 वर्षभित्र 3 हत्या भएको छ। यसको छानबिन अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन र छानबिनको प्रक्रिया कहाँसम्म अगाडि बढेको छ त्यो पनि प्रशासनले भन्न मान्दैन। त्यतातिर म मध्य प्रदेशको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सप्तरीका विभिन्न निर्माण अल्पत्र सडकहरू छन्। जस्तै हुलाकीमै पुलका दुईतिर जोडिने सडक चाहिँ पुरा हुन सकेका छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा समस्या भइरहेका छन् भने यो सखडा, रूपनी, राजविराज, पातो, कठौना लगायतका सडकहरू जुन छ त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, अल्पत्र अवस्थामा छन्। तिनीहरूलाई पुरा गर्ने तर्फ मध्य प्रदेशले चासो लिएर त्यसलाई चाहिँ पुरा गराउनतर्फ ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापनमा मध्य प्रदेशले, हुन त हाम्रो प्रहरी समायोजन भएर मध्य प्रदेशलाई अधिकार छैन,
तैपनि मध्य प्रदेश सरकारले चासो लिनै पर्ने हुन्छ, किनभने ट्राफिक व्यवस्थापन फितलो छ। यो चिट काटेर असुली गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ, किनभने 2 किलोमिटरकै दूरीमा ट्राफिकले चेकिङ गर्छ र चिट काट्छ। त्यस्तै बालुवा लिएर जाने ट्रकहरूलाई रोकिएर, ट्र्याक्टरहरूलाई रोकिएर अनावश्यक दुःख दिने कामहरू हुन त कति छलेको पनि हुन्छ, तर जुन छलेको छैन तिनीहरूलाई पनि अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेका छ। त्यसप्रति म मध्य प्रदेश सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, ट्राफिकको काम के हो? चिट काट्ने, लाइसेन्स चेक गर्ने, त्यति मात्रैको ट्राफिक शिक्षा पनि दिने हो। सवारी साधनमा हेर्दा चाहिँ मोटरसाइकलमै हेर्दा चाहिँ 3 जना 4 जना बसेको हुन्छ, हेलमेट हुँदैन। त्यस्तै सवारी साधनमा पनि अत्याधिक यात्रुहरू बोकेर हिँड्छ। यो प्रति कुनै चासो छैन ट्राफिकको, तर यो चिट काट्ने प्रति धेरै चासो रहेकोले यसप्रति मध्य प्रदेश सरकारलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै यो जनता आवास कार्यक्रम अहिले अल्पत्र अवस्थामा छन्। 2079-80 मा भत्काइएका दलितहरूका घर अहिले दलितहरूको बिजोग छ। 2 वर्षदेखि उनीहरू बिजोग खेपिरहेका छन्। उनीहरूको यो जनता आवास कार्यक्रम 2080-81 मा भएन, उनीहरूले पाएन बजेट, र यो 79-80 मै चाहिँ भत्काइएका घरहरूमा उनीहरूले तिरपाल हालेर के हालेर बसिरहेका छन्। त्यतातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर यो मध्य प्रदेश सरकारले त्यो काम पुरा गर्न म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै यो मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका विषय छन्। यो अहिले एकदम फितलो देखिएका छन्, मुद्दा धेरै छन्, काम सुस्त गतिमा भएका छन्। त्यता पनि सरकारले चासो लियोस् र यो चाहिँ प्रक्रिया अलि द्रुत गतिमा अगाडि बढायोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो मध्य प्रदेशकै यो मोहतरी जिल्लाको रामगोपालपुर 2 का वडा अध्यक्ष मुकेश यादवको लास औरी र बर्दिवासको सीमामा अल्पत्र अवस्थामा परेको थियो। शङ्कास्पद छ। त्यहाँका स्थानीयहरूले हत्या भएको भन्छ भने अब प्रहरी प्रशासनले के प्रतिवेदन बनाएको छ त्यसको चाहिँ निष्पक्ष छानबिन भएर त्यो घटनाको सार्वजनिक होस्, म माग गर्न चाहन्छु। किनभने आम जनताले त्यो घटना हत्या हो, यो दुर्घटना होइन, हत्या भएको भन्छ। त्यो के हो सत्य तथ्य त्यो म छानबिन गर्न म आग्रह गर्दछु र त्यस्तातिर मध्य प्रदेश सरकारले ध्यान पुगाउन म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै यो हाम्रो मध्य प्रदेशमा डिजे र आर्केस्ट्रा निषेध गरिएका सूचनाहरू मैले देखेका थिएँ। कति स्थानीय निकाय जिल्लाहरूले सबैले सूचना नै जारी गरेका थिए, तर अहिले चाडपर्वहरू सुरु भएको छ। यो कृष्णाष्टमी लगायतका पर्वहरूमा यो डिजे र आर्केस्ट्राका कार्यक्रमहरू व्यापक भयो, तर त्यसप्रति हाम्रो सरकार र प्रहरी प्रशासन मौन छन् किन? त्यतातिर पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अस्ति घटना चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन, तर घटना भएको छ। आर्केस्ट्राको कारण यो बोधे वर्षाइन 2 को बैरियामा दलितमाथि कुटपिट भएका छन्। त्यो घटना पनि छानबिन होस् र यो अनावश्यक रूपमा चलाइने आर्केस्ट्रा जुन प्रहरी प्रशासनको मिलोमतो छ के छ त्यसको नियन्त्रणको लागि म माग गर्दछु। अब रह्यो कुरा यहाँ किसानका कुराहरू आइसकेछ। किसानलाई चाहिने आवश्यक सिँचाइ, मल, बिउ बिजन हाम्रो सरकारले कति चासो लिनुभएको छ, त्यो पूर्ति कसरी हुन्छ त्यसप्रति म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। किनभने किसानका पीडा धेरै छन्, ती पीडा समाधान कसरी हुन्छन् त्यतातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यो भदौ महिना सुरु भएको छ। हाम्रा मध्य प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुने हो? किनभने हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले एकदम जिम्मेवार हुन त जिम्मेवार नै हो, जिम्मेवारीपूर्ण अवस्थामा भन्नुभएको थियो कि हामी यो छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछु र आर्थिक मसान्त सक्नु अघि नै बजेट सम्पन्न गर्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने हो
र यो म के भन्न चाहन्छु भने बजेट छिटै कार्यान्वयनमा ल्याएर यो असार मसान्तमा हतारमा गरिने कामभन्दा छिटै सम्पन्न होस्, म मध्य प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। अब मान्य श्री जैनुल राइन, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले महोत्तरी जिला में जो घटना घटा वार्ड अध्यक्ष का, रामगोपालपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 का वार्ड अध्यक्ष, सबसे पहले मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से चारों तरफ से जो आवाज़ उठ रही है कि वो शंकास्पद है, तो इसका छानबीन हो, ये मैं भी मांग करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, महोत्तरी निश्चित रूप से महोत्तरी में 3 नदी है, तीनों नदी से घिरा हुआ है। जो सबसे प्रथम इधर से आप निकलिएगा तो आपको बिघी मिलेगा, उसके बाद रातो और जंगहा। लेकिन सबसे पीड़ित महोत्तरी में आपको रातो नदी से है। इससे पहले भी हम लोग आवाज़ उठाए थे और आज भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा इधर बारिश नहीं होने के बावजूद भी रातो नदी में बाढ़ आने के कारण वहाँ के जनता बहुत पीड़ित होता है, जबकि उसको अविलंब, जैसे अविलंब जब बाढ़ आता है और जहाँ पीड़ित है, जहाँ जब गांव के गांव जो है पानी से डूबा हुआ होता है, उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो है कम से कम मुहैया करने का वातावरण अवस्था बने। दूसरा बात, निश्चित रूप से हमारा ये मध्य प्रदेश कृषि पे आधारित प्रदेश है। कृषि में अभी बहुत सारे जगह बारिश नहीं होने की वजह से पानी की कमी है। तो हम लोग अविलंब क्या कर सकते हैं? हमारे महोत्तरी जिला में तकरीबन 15 जो डीप बोरिंग है, 15 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। चोरी हो चुका है तो एक तो चोरी हम लोग का प्रदेश में ट्रांसफार्मर चोरी होता है, उसका सुरक्षा नहीं मिल पाता है। तो वहाँ का जनता, मान लीजिए अविलंब, जैसे ऊर्जा मंत्री है, यहाँ सरकार है, तो अविलंब अभी पानी की ज़रूरत है तो उसको ट्रांसफार्मर हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ताकि वहाँ का जनता जो है, वहाँ का जो किसान है उसका जो है फायदा ले सके। तो ऐसे ऐसे जो घटना है तो उसमें हम लोग प्रदेश सरकार जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग आज ये 8वां जो है 81-82 का बजट को लेकर के, ये 8वां बजट है। मध्य प्रदेश में बहुत सा काम किए, लेकिन प्रदेश सरकार के प्रदेश के भीतर में बहुत कुछ, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये नहीं है। लेकिन हम लोग तो कहीं ना कहीं काम किए हैं, स्वास्थ्य में भी किए हैं। स्वास्थ्य का जो है बहुत सारा बिल्डिंग बना चुके हैं, शिक्षा में किए हैं, शिक्षा का बहुत सारा बिल्डिंग बना चुके हैं। लेकिन शिक्षा में जैसे कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है। आज भी जो है बहुत सारा जगह ऐसा है, हमारे यहाँ का जो है धमौरा का आप स्कूल देखेंगे, वहाँ महोत्तरी जिला का सबसे 1 नंबर में, वहाँ 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी है, लेकिन वहाँ जो है पढ़ाने वाला नहीं है, उसको बैठने वाला जगह नहीं है। ऐसे ऐसे जगह पर और भी काम किया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार से हम क्या कर सकते हैं तत्काल, उसको जो है अगर स्थानीय सरकार नहीं कुछ कर रहा है, वहाँ जो है अगर शिक्षक नहीं दे पा रहा है तो हम लोग को भी देना चाहिए। वैसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखिएगा तो जगह जगह स्वास्थ्य चौकी और ये बर्थिंग सेंटर बना हुआ है,
जबकि हम लोग प्रदेश से बना है और वो अभी भी अल्पत्र में पड़ा हुआ है, वहाँ कोई साधन स्रोत नहीं है। और बहुत सारा जगह ऐसा है, जो हम उस रोज भी बोले थे कि बहुत सारा जगह ऐसा है गांव जहां जो है आने जाने का भी रास्ता नहीं है। उस रोज हम बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूं, इस तरह का जो गांव है जहां आने जाने का रास्ता नहीं है, उस रास्ता को हम लोग जो है अविलंब जो है उस पर ध्यान दे करके उस गांव तक पहुंचने का जो है काज करें। और इस तरह का जो स्वास्थ्य का जो समस्या है, तो वो जो है उसमें हम लोग अगर स्थानीयतः नहीं कुछ कर रहा है, तो हम लोग अपने तरफ से प्रदेश के तरफ से क्या कर सकते हैं वो भी करके उसको जो है संचालन किया जाए। क्योंकि बहुत सारा बर्थिंग सेंटर से लेकर के बहुत सारा अस्पताल सब जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहाँ जो है न साधन स्रोत है, न वहाँ जो है मैन पावर है, इसलिए वो उसको भी देखना जरूरी है। और स्वास्थ्य मंत्रालय में इससे पहले जो मेजर बीमारी सब का जो अशक्त बीमारी सब है, उस सबको जो है 1 लाख रुपया देने की बात थी। तो इससे पहले आपको 80-81 वाला बजट में बहुत सारे लोग जो है अपना आवेदन मंत्रालय में दिए, लेकिन कुछ लोगों को पैसा मिला और बहुत सारे लोग जो है बाकी है, उसको जल्द हो, जितना जल्दी हो उस सबको जो है 1 लाख जो आप प्रदेश सरकार जो है वो किए हैं, तो उसको जो है अविलंब वो लोग को खाता में पहुंचना चाहिए। क्योंकि अशक्त बोले तो उसमें बहुत सारे निवेदक ऐसा है जो हमको लगता है इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन उसको अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। और हम लोग जो है जनता आवास की बात है, बहुत सारे घर परिवार को आज भी जो है निधि निवास, आज जो है इस साल 81-82 में जो है मदन भंडारी निवास कह के आया है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है अगर हम लोग सकते हैं, तो जिस गरीब को जो झोपड़ी में है उसका जो है झोपड़ी उजारे, तो उसको जो है अविलंब तुरंत 2 महीना 3 महीना में उसको बने, इस तरह का कार्यक्रम आगे बढ़े, तभी वो कार्यक्रम सफल होगा। क्योंकि गरीब जो है आज भी हम लोग गांव में जाते हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है ऐसा घर ऐसे ही है और उसको रहने का जगह नहीं है, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब अल्पत्र में है। तो इस तरह का कार्यक्रम को हम लोग थोड़ा सा व्यवस्थित करके आगे बढ़ावे। और हम इससे पहले भी जो बहुवर्षीय योजना के बारे में, तो हमारे महोत्तरी जिला का ये विद्यापीठ पोखरी है और रौजा मजार है, जो कई साल से पड़ा हुआ है, इसको जो है इस पर ये सरकार ध्यान दे। इतना ही कहते हो मैं अपना 2 शब्द ही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री रत्नेश्वर गोयत यादव, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, यहाँ सर्वप्रथम किसानको बारेमा धेरै कुराहरू उठ्यो, त्यसैले म पहिला किसानसँग नै सम्बन्धित कुराहरू उठाउन चाहन्छु। विगतमा कृषि मन्त्रालयले विगत आर्थिक वर्षको कुरा म पहिला गर्दैछु, धेरै योजनाहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाए, तर ज्ञान केन्द्र मार्फत गर्ने उहाँको योजना थियो, तर कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेन, सबै बजेट फ्रिज भयो। त्यसमा कृषि विद्युतीकरण पनि थियो, कृषि सडक पनि थियो, धेरै कुराहरू थियो किसानसँग सम्बन्धित। त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा म कृषि मन्त्रालयलाई के सचेत गर्न चाहन्छु भने सभामुख मार्फत कि यसपालि त्यस्तो नहोस्। त्यो विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर यसपालि अलिकता नयाँ रेकर्ड बनाउनु पर्छ र त्यो रेकर्ड अनुसार कमसेकम ग्रामीण भेगमा एउटा योजनाबद्ध तरिकाले, एउटा मापदण्डको हिसाबले कृषि विद्युतीकरण व्यापक हुनुपर्छ। यो
सभामुख मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेँ। दोस्रो कुरा, अब स्थानीय सेवा सञ्चालन गठन सेवा शर्त सम्बन्धी कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित छ। यो हाम्रो प्रदेशमा यो ऐन पारित भएर यसले प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ। त्यसैले अब हाम्रो प्रदेशमा कर्मचारीहरूको लागि अब छुट्टै एउटा मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले सभामुख मार्फत मैले मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ, किनभने कर्मचारीसँग सम्बन्धित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मध्य प्रदेशले कायम गरेन भने सभामुखको कार्यालय त्यो यस्तव्यस्त हुन्छ। अहिले म होइन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय यस्तव्यस्त हुन्छ र अहिले मुख्यमन्त्रीलाई म हेर्दैछु कि धेरै ठाउँमा उहाँ सक्रियतापूर्वक अनुगमनहरू पनि गरेको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब त्यसैले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्रीजीले कसरी यसलाई छिटो छरितो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान जाओस्, मैले सभामुख मार्फत यो कुराको अनुरोध गरेँ। तेस्रो कुरा, भर्खरै एउटा त्यो कमला नदीमा नयाँ पुलको बारेमा केही सङ्घर्ष समितिका व्यक्तिहरूले 10 जनाले त्यो सङ्घ सरकारसँग सम्बन्धित थियो, तर सङ्घ सरकारले धेरै वर्षदेखि आश्वासनहरू दिँदै आएको थियो, तर कहिले पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने, आश्वासनमा नै रहने। त्यसले दिक्क भएर केही सिराहा र धनुषाका युवाहरूले त्यो नितान्त युवा जसको चाहना हो कि कमलामा नयाँ एउटा पुल निर्माण होस्, त्यो निर्माण भएको पुल अब काम लाग्नेवाला छैन। त्यसमा हाम्रो प्रदेश सरकारले तारुतताको साथ, गम्भीरताको साथ उहाँले त्यसलाई पहल गरेर त्यसमा सबै पक्षको सहयोग पनि लिएर एउटा 4 बुँदे सम्झौता पनि टुङ्ग्याएको छ। त्यसको लागि पनि म सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस साथसाथै त्यो सम्झौता टुङ्गिए पनि त्यसको पहल कदमी मध्य सरकारले लिनुपर्छ। यदि सङ्घ सरकारले व्यवस्था गर्छ कि गर्दैन, त्यसपछि मध्य प्रदेशको सरकारले त्यसको आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापन कम्पलसरी गर्नै पर्छ, नत्र भने समस्या गम्भीर पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई सभामुख मार्फत म मुख्यमन्त्रीलाई अलिकता अरू गम्भीर, थप गम्भीर बनाए होस् त। धन्यवाद, नमस्कार। अब मान्य श्री मनोज कुमार सिंह, समय 4 मिनट। मान्य सभामुखज्यू, साथै गरिमामय सदन के ध्यान आकर्षण करवावेला चाहे छी। विगत 4 साल पहले सिराहा जिला के जोबहा जंगल कह के वन के जगह अतिक्रमण भेल छले, तई में हजारों आदमी आंदोलन केलके। वैन के स्थानीय वासी सब, तत्कालीन मुख्यमंत्री मान्य लाल बाबूजी ओहिठाम गेल छले, जाकर हजारों आदमी के संबोधन केने छले कि जगह हम खाली कराब कोनो भी हालत में। परिणाम की भेले त सार्वजनिक जगह फिरता लाभ पड़ते कह के वैन के जे स्थानीय वासी सब आंदोलन केलके, वही में 8 आदमी आइयो मुद्दा खेप रहल छे, झूठा मुद्दा। वही 8 आदमी पर वन कार्यालय लाहन मुद्दा लगोल के, झूठा मुद्दा नेत बस लगा कर वो 8 आदमी आइयो वो मुद्दा अदालत में तारीख पर तारीख ल रहल छे।
कि तो एहि देश में एहि प्रदेश में सार्वजनिक जगह उपलब्ध करबे फिरता लबे आंदोलन करते तो मुद्दा खेप पड़ते। ताहि दुआरे सभामुख मार्फत एहि सरकार से अभी के सरकार से जोरदार मांग करे छे। साथे आई बड़ी गर्व के बात है, प्रदेश सरकार गठन भेला 7 वर्ष लगभग भेले। माननीय मुख्यमंत्री सतीश कुमार जी के नेतृत्व के सरकार गौरव के साहसीपूर्ण एकटा काम केने छे। एहि काम के मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद देला चाहे छी, बधाई देला चाहे छी। ततबे नहीं लाहन के वन कार्यालय के डेफो, गोल बाजार वार्ड नंबर के वार्डाध्यक्ष 9 नंबर के वार्डाध्यक्ष जी के धन्यवाद एहि महीने में देला चाहे छी कि मध्य प्रदेश में 7 साल में वह जोभा जंगल के जगह जे महेंद्र राजमार्ग से जुड़ल छले जे खाली करबुलखिन, संबंधित मंत्रालयों के हम मंत्री जी के धन्यवाद देला चाहे छी कि एकटा मध्य प्रदेश साहसी कदम पहली बार एकटा अतिक्रमण के जगह खाली भेल छे। और सभामुख जी मार्फत मुख्यमंत्री जी के इहो अनुरोध करला चाहे छी कि अभियो ओयन 3-4 बीघा जगह जे हाईवे में छे ओहो अतिक्रमण भेल छेबे छे। जे किस जगह सीमेंट फैक्ट्री मारुति सीमेंट फैक्ट्री अतिक्रमण केने छे, किस जगह अखुनको छे अतिक्रमण, तकरो हमरा विश्वास है ई सरकार ओकरा खाली करौते। और दोसर बात, गोल बाजार के वार्ड नंबर 3 गागन नदी छे। गागन नदी ओन गोला मुक्सार कहल एकटा गाँव छे जे 200 बस्ती छे। 6 मीटर आरो मात्रे कटान हेते तो गाँव बाटे गागन नदी बहल लगते, 200 घर परिवार विस्थापित हेते। ताहि दुआरे सभामुख मार्फत हम मुख्यमंत्री जी के कहबे कि ओहि गाँव के केना के जोगाल जेते, तत्काले ओकरा जोगाल जाए। अते कहत हम अपन शब्द के विराम दै छी। धन्यवाद। अब माननीय श्री ललिता दास, समय 7 मिनट। धन्यवाद सभामुख महोदय। सबसे पहले तो विश्व के आत्मा के झिझोर दे वाला कोलकाता में भेल डॉक्टर मोमिता के साथ जे जघन्य अपराध छे जे सोच नहीं सकै छियै, हुनकर आत्मा के चिर शांति के कामना करैत संपूर्ण अपराधी सबके कड़ा से कड़ा सजाए भेटै से एहि सदन से हमहूँ मांग करै छी मौमिता के जस्टिस के लेल और हुनकर परिवारजन में धैर्यता मिले। माननीय सभामुख महोदय, व्यवस्था बदलले एहि देश में जैमे समानुपातिक रूप से दलितो समुदाय सबके बलिदानी देल गेल छे। हरेक आंदोलन में दलित समुदाय के प्रयोग कयल गेल छे। कतौ महिला के बलात्कार क के मारि क फेंकल गेल छे, तो कतौ अनेक किस्म से कतौ घर जलायल गेल छे, तो कतौ उठीबास करायल गेल छे। विभिन्न किस्म के प्रयोग के रूप में दलित समुदाय के हरेक आंदोलन में दुरुपयोग केने छे। बहुत लोग कहते रहे छे, राजनीति कर्मियों सब आवाज उठावे छे कि जाति के नाम पर कोटा नहीं भेटक चाहिए। गरीब दलित, गरीब आ धनिक के नाम पर कोटा भेटक चाहिए। दलित समुदाय के गरीबी मात्रे एकटा बीमारी नहीं छे। माननीय सभामुख महोदय, दलित समुदाय एहि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, घास बांस कपास और साथ में सम्मान पूर्वक जिये के जिंदगी तक हक नहीं प्राप्त करे छे। बड़का बड़का नंगरी वाला सबके घर में कुत्ता ढुक जाए छे, सुग्गा ढुक जाए छे तो नहीं छुआए छे, लेकिन दलित अगर ढुक जाए छे, दलित अगर छुआ गेले, अभी तक छुआछूत छे। माननीय सभामुख महोदय,
बारंबार एहि मध्य प्रदेश में देश में अनेक घटना सब दलित समुदाय के साथ होइ छै और राज्य द्वारा गवर्नमेंट द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा राजनीतिक कर्मी द्वारा उच्च जाति और वर्ग के द्वारा घटना सबके दबायल जाइ छै और अपराधी सबके पुरस्कृत कयल जाइ छै। भरखर घटना भेलै सिराहा जिला के हमरा सबके 1 नंबर क्षेत्र भगवानपुर गांव पालिका में एक दलित महिला हुनकर श्रीमान वैदेशिक रोजगारी में छै और वही महिला के विभिन्न किस्म से ब्लैकमेलिंग क प्रेम जाल में या हो या जे किस्म से भी ओकरा धाक धमकी से फंसा के एक उच्च जाति के पुरुष ओकरा साथ प्रेम संबंध बनाबै छै, ओकरा साथ यौन संबंध बनाबै छै और ओकर फोटो वीडियो सब लै छै। ओकर बाद वही फोटो वीडियो के वायरल करे छै सामाजिक संजाल में, वही महिला के आत्महत्या करे ला मजबूर करबै छै। वो महिला बेचारी आत्महत्या नहीं क साहसी बन क जाय छै प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में अपन पीड़ा ल क न्याय मांगे के लेल, तो वो लड़का के देखावे के लेल थूना में भी राखे छै प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दल के दबाव, गवर्नमेंट के दबाव, अनेक किस्म के सामाजिक संरचना के दबाव सब मिल के लड़का के पुरस्कृत क ओहि ठाम से छोड़ा के लावे छै और पीड़ित महिला के आत्महत्या करे के लेल मजबूर करे छै। माननीय सभामुख महोदय, एहि घटना पर ऐसे पहले किछ कहियो महिला के कखनो मार पीट दे है, कखनो दलित समुदाय के पीट दे है, न्याय नहीं भेटे है, कखनो कहियो भोज से वंचित करे छै, कतौ मंदिर जाय से वंचित करे छै, कतौ प्रेम कर ले छै दलित के बेटी उच्च जाति के लड़का से, तो ओकरा ल जाय छै विवाह करके कुछ दिन राखे छै, फिर ओकरा घर में आन के छोड़ दे छै, कतौ लड़का फरार भ जाय छै, फिर लड़की मृत अवस्था में कतौ भेटे छै। हत्या है कि आत्महत्या छै कोनो छानबीन नहीं होय छै, पुलिस प्रशासन कोनो किस्म के एकर मुद्दा नहीं ले छै, दर्ता नहीं करे छै, नहीं कोनो कार्रवाई होय छै अपराधी के ऊपर में। कि हमरा सब कुकर्म क जन्मल छी कि पूर्व जन्म के पाप है कि हमरा सबके अगर पापी छियै तो एहि प्रदेश सभा में आत्मदाह करे के लेल तैयार छियै। माननीय सभामुख महोदय, हम दलित महिला ललिता विद्रोही एहि प्रदेश सभा में अगर न्याय नहीं भेटले हमर दलित समुदाय के, वही महिला के न्याय अगर नहीं भेटले, मध्य प्रदेश सभा से अगर छानबीन समिति नहीं गठन भेले तो एहि प्रदेश सभा में हम आत्मदाह करबै। ई हम चेतावनी नहीं अपने सबके सत्य कह रहल छी, हम क के देखाब। जब हम जय समाज के लेल आई प्रदेश सभा में आयल छियै ओकरा लेल हम किछ नहीं कर सकै छियै तो हम कथी ले अपन सब कुछ छोड़ के बाल बच्चा घर परिवार समाज के विश्वास दिला के हम कथी ले एलियै। माननीय सभामुख महोदय, एहि घटना के पूर्ण रूप से ध्यान में गंभीर रूप से लेल जाए। एहन किस्म के बहुते घटना सब भेल छै मध्य प्रदेश में दलित समुदाय के साथ जे भ रहल छै घटना सब, एहि चीज के आप गंभीर लिया पड़ते, नहीं तो 18% दलित रोड में उतरते। माननीय सभामुख महोदय, साथे हम सब तो बधाइयों ने दिया पौलिए, मंत्रिमंडल के विस्तार के नवगठित सरकार जे अपन स्टंटबाजी करे के लेल, लेकिन दलित महिला सबके मंत्री तो बनौलकै सरकार, मुदा जब मन के नियुक्त कर दिलकै, जब मन के हटा दिलकै। है हिम्मत मध्य सरकार में अगर स्टंट नहीं करे छै तो वही महिला सबके दलित समुदाय के अखन का मंत्रिमंडल में समावेश कराबै से हम आग्रह करैत बातचीत बहुते छलै। लेकिन एक और बात माननीय सभामुख महोदय, और पहाड़ तिर जाए के लेल टीचर और के कोनो समस्या नहीं है, कखनो जा सरुआ करा सके है, लेकिन मधेश में सरुआ करावे ला ई व्यवस्थापन समिति के शिक्षा समिति के रुपया चाहिए। प्रावी के 2 लाख, निमावी के 3 लाख, अब मावी के 4 लाख कैला चाहिए। ई प्रथा कहिया हटते? ई लठैत साहब के व्यवस्थापन समिति जे छै ई स्कूल के ई सब छै शिक्षा के खत्म कर छोड़ देने, तहिना हॉस्पिटल
व्यवस्थापन समिति स्कूल के व्यवस्थापन समिति जल्दी हटे। साथे मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली एक होबाक चाहिए, सब स्कूल पीछे फरक नहीं। एते आग्रह करे तो अपन शब्द के हम विराम दै छी। धन्यवाद। जय मधेश। अब माननीय श्री संजय कुमार यादव, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, मध्य प्रदेश संघीयता के एक बड़ा सुंदर स्वरूप ई प्रदेश के संरचना है। मधेसी सबके देश में उत्पीड़न भेला 2.5 वर्षों से जे एकटा अपन स्वाभिमान पहचान भाषा संस्कृतिक लगाइत के जे एकटा जंग देश में चले छले, तेकर छोट रूप में एकटा संबोधन करे के एकटा रास्ता खुलले और इस संघीयता के संरचना लावे में मधेसी जनता, उत्पीड़न जनता लगाइत बहुतो सैकड़ों में बलिदानी दऽ कऽ इस संरचना के खड़ा केलकै। मुदा जे प्रकार के प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार के जे अधिकार है, ई अधिकार कतौ ने कतौ प्रदेश के जे प्रकार से आलोचना है छे और ये आलोचना होय के कारण में से एक महत्वपूर्ण कारण है जे प्रदेश के अधिकार जे प्रकार से कटौती है। एहि विषय पर संभवतः मध्य प्रदेश के संपूर्ण राजनीतिक दल सब फिर से एक बेर राजनीतिक धारणा लबै और वही प्रकार के एक नीति बनाकर एक बेर संघ सरकार से फिर लड़े के हिम्मत करे के प्रयास करऽ पड़ते। प्रदेश के बहुत सारे हमरा यहाँ के विकास करे के जे संरचना सब छे, विकास करे के जे क्षेत्र सब छे, कतौ न कतौ महत्वपूर्ण अधिकार के कारण से हम यहाँ वंचित है छियै। आई के सदन में शुरुआते काल से सबसे बड़का शांति सुरक्षा के विषय पर इस सदन आगाड़ी बढ़लैया, मुदा प्रदेश सरकार कतौ न कतौ शांति सुरक्षा के विषय में बहुत बड़का अधिकार से वंचित के अवस्था में रहल छै। जब तक ई संघीयता के संरचना में आई के दिन में जे प्रकार से ई सीडीओ दरबार, ई एसपी दरबार सब जब तक कायम रहते, तब तक अपना सब शांति सुरक्षा के अपना तरीका से, प्रदेश के नीति तरीका से अपना और कहियो संबोधन नहीं कऽ सकै छी। ई सीडीओ दरबार और एसपी दरबार संघ से नियंत्रित दरबार छियै। संघ के इंटरेस्ट पर, संघ के जे वर्चस्ववादी नेता या लीडर सब छियै, ओकरा सबके इशारा पर चले वाला वो अड्डा छियै और ओहि में हम अहाँ अगर हस्तक्षेप करके प्रयास करै छियै तब प्रदेश सरकार लगायत प्रदेश के जनता सब कतौ न कतौ असफल होय के अवस्था सब छै। ताहि दुआरे एहि महत्वपूर्ण शांति सुरक्षा के विषय पर अगर हम अहाँ नीतिगत रूप में समाधान चाहै छियै, स्थायी रूप में समाधान करे के प्रयास करै छियै, तो निश्चित रूप में दलगत एक राजनीतिक दलगत सहमति होना चाहिए, एकबद्धता होना चाहिए और वही लड़ाई के लागी आगाड़ी बढ़ पड़ते। हमरा अहाँ के जे प्रकार से जनता सब लड़ के इस संरचना दिलके, इस संरचना में हम अहाँ जे प्रकार से जनता सेवा करे के लागी, विकास करे के लागी, एक भावना प्रकट करे के लागी जे संरचना में छियै, जनप्रतिनिधि के रूप में अब जनप्रतिनिधि सबके एक मैंडेट बनाकर संघ सरकार से लड़े के अवस्था अखुन के अवस्था जैसे देखा दे रहा है। ताहि दुआरे एहि विषय के ओहि प्रकार से एक बार देखा पड़ते। हम आग्रह करै छियै, एहि में संपूर्ण दल सब एकबद्धता भऽ कऽ आगाड़ी बढ़े के लागी हम आग्रह भी करै छियै। साथ साथ सबसे बड़का एकटा सिराहा जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के 1 जो हमरा सबके निर्वाचन क्षेत्र ये हम प्रतिनिधित्व कऽ रहल छी, ओ ग्रामीण एरिया छियै। ओहि क्षेत्र में शहर नहीं छियै, गाँवे गाँव से ओ पूरा निर्वाचन क्षेत्र छियै। ओहि क्षेत्र के अभियो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवस्था, सिंचाई, सुरक्षा और बॉर्डर एरिया के भेला के कारण से बॉर्डर सुरक्षा के विषय पर प्रदेश सरकार एक बाजी फिर से एक बाजी गंभीर तरीका से एक नीतिगत लावे और एहिमे दलगत धारणा भी जरूरत छियै। नहीं तो हम अहाँ बॉर्डर जे प्रकार से अव्यवस्थित छियै, भारत द्वारा जे प्रकार से हमरा अहाँ के कतौ न कतौ
बॉर्डर के कानून देखा कर एक अपमानित के अवस्था सब अगाड़ी बढ़ रहा है, कतो न कतो जाकर हमरा अहाँ के एक स्वाभिमान पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और एहि पर एक नीतिगत रूप में संघ सरकार से समाज जनता का आगाड़ी बढ़े। तै दुआरे प्रदेश सरकार पर जे प्रकार से अवस्था बहुत सवाल सब उठे है, विभिन्न विकास के एक सवाल तो छेबे छे। प्रदेश सरकार एक नीतिगत रूप में विकास तो निश्चित रूप में करे है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर प्रदेश सरकार के करे वाला जे काज सब छे ओहि में निश्चित रूप में कतो न कतो कमी कमजोरी छे और ओकर मूल कमजोरी संवैधानिक अधिकार जे होना चाहिए वो अधिकार में अपना और चुकल छिए। एहि में संपूर्ण दल और सरकार के अग्रसर होय के लागे हम हार्दिक अनुरोध करै छी। जय मधेश, जय स्वराज। अब मान्य श्री जयचंद पटेल, समय 4 मिनट। सभामुख महोदय, आज विशेष समय अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का चल्दा बल्दा समस्याहरूको बारेमा यहाँ थुप्रै मान्यजहरूले राखिसक्नुभएको छ। अहिलेको तत्काल यो मध्य प्रदेशको प्रमुख समस्या बाढी र सुक्खा। अहिले मधेसका किसानहरू बाढी र सुक्खा दुईटैबाट आक्रान्त छन्। अहिले सुक्खा छ तर पनि पहाडतिर पानी परिरहेको छ। त्यो पानीले यहाँ खेतमा पानी छैन तर गाउँमा पानी पस्छ। नदी कटान हुन्छ। अहिले बाली किसानले लगाएको बाली नोक्सान भइरहेको छ। त्यतातिर यो नदी कटान नियन्त्रणतिर हाम्रो सरकारको ध्यान जानु पर्यो र यो सुक्खाबाट पीडित किसानहरूलाई के गरी राहत दिन सकिन्छ। खाने पानीको पनि समस्या त्यतिकै छ हैन। पानी खान पाइरहेका छैनन् मान्छे, खेतमा सिँचाइ गर्न पाइरहेका छैन। त्यस कारणले यो हाम्रो सरकारको ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयको चाहिँ त्यहाँ विशेष ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अस्ति त्रिशुलीको सिमलटारनिर दुईटा बस चाहिँ दुर्घटनामा थुप्रै मान्छेहरू हताहत भए। ती मान्छेहरूको राहतको सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेश सरकारले केही निर्णय गरेको थियो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। तर त्यो राहत अहिलेसम्म पनि ती पीडित परिवारमा पुग्न सकेन हैन। त्यो कमसेकम तत्काल राहत भनेको तत्काल जानुपर्ने कुरा हो। त्यसको लागि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा समस्याको रूपमा हाम्रो मध्य प्रदेशमा जङ्गली जानवर भन्ने नीलगाईले किसानको बाली बहुत नोक्सान गरिरहेको छ हैन। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सरकारले त्यसको कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ हैन। त्यतापट्टि पनि मैले ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। हाम्रो भारतको नकासँग सिमानासँग जोडिएको प्रदेश भएको नाताले अब भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट एसएसबीहरूबाट हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हैन प्रताडनामा परिरहेका छन्, यात्रामा परिरहेका छन्। घरायसी सामानहरू लिन जाँदा उनीहरूलाई खोज्ने, लिने हैन, यातना दिने त्यस्तो काम भइरहेको हुनाले अब यसलाई कसरी चाहिँ सामञ्जस्य गर्न सकिन्छ हैन। सरकारको त्यता पनि ध्यान जाओस् भन्ने कुरा मैले सभामुख मार्फत राख्न आग्रह गर्छु। यस्तै अरू पनि यस्ता ज्वलन्त समस्याहरू थुप्रै छन्। अहिले सिँचाइको लागि जुन कुरा धेरै मान्यजहरू राखिसक्नुभयो, कमसेकम राहत अहिले किसानलाई जानको लागि हैन मोटर पम्प र बोरिङ यथाशक्ति कहाँ कहाँ सम्भव छ त्यता चाहिँ वितरण गरेर किसानलाई राहत पुर्याउन आग्रह गर्दै म आफ्नो छोटो यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
अब मान्य श्री शारदा थापा, समय 3 मिनट। मान्य सभामुख महोदय, मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँले अहिले जनताप्रति उत्तरदायी भएर जुन बिना सूचना सेवा प्रदायी संस्थाहरूमा सेवाग्राहीहरूको अवस्था कस्तो रहेछ त भन्ने कुराहरूको जुन एउटा अनुगमन गरिदिनु भएको छ, त्यो सराहनीय छ। तपाईँलाई सफलताको शुभकामना र रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि यो कुराहरूको चाहिँ ख्याल राखेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयका गतिविधिहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नरहदिएर जनताको माझमा सेवा प्रदायी संस्थाहरूमा यसै गरी अनुगमन गरिदिन हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि मध्य प्रदेशमा सरकार छ र भन्ने कुराहरूको अनुभूति नपाएका यी मधेसवासीहरूले तपाईँहरूको अनुगमनले एउटा राहतको काम गर्नेछ, म अनुरोध गर्न चाहेँ। मेरो समय छोटो छ, मैले ल्याएका बुदाहरू सबै भन्न सकिनँ। अर्को, डाक्टरले सरी भन्यो भने एउटा व्यक्तिको जीवन समाप्त हुन्छ, तर दुईटा विवादित व्यक्तिले सरी भन्यो भने त्यसको जीवन सुधार हुन्छ। आजभन्दा अगाडि 7 वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारले जनताप्रति डाक्टरको सरी बोलिरहनु भएको थियो, जसले जनतालाई उत्तरदायी नभएर जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएर सरकारप्रति नैराश्यता आएको उदाहरणहरू अहिलेका परिणामले छताछुल्लो भएको छ। मैले परिणाम प्रमाणित गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिलेका मुख्यमन्त्री लगायत 11 जना मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई तपाईँहरूले विवादित व्यक्तिहरूको सरी भनिदिनु होला, जसले जनताको जीवन उकास्नको लागि तपाईँको सरीले त्यो जीवन एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण रहन्छ। त्यो सरी भएर तपाईँहरूले काम गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले अस्ति मेरो क्षेत्रमा एउटा अस्पतालमा गएँ, अर्काको घरमा काम गरेर खाने एउटा 14 वर्षकी बहिनीलाई एमआरआई गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यहाँको डाक्टर साहबले भन्नुभयो, म पनि संजोगवश पुगेको थिएँ, एमआरआई चाहिँ अहिले मध्य प्रदेशमा छैन, यो के चाहिँ बागमती प्रदेशको चितवन पुग्नुपर्छ कि चाहिँ काठमाडौँ नै जानुपर्छ भन्नुभयो। अर्काको घरमा काम गरेर खाने व्यक्तिले एमआरआई गर्नको लागि अनि यहाँबाट 200 किलोमिटर तरेर जानु पर्यो भने त आफू मात्रै सक्दिनन्, अर्को साथी लानु पर्यो, एउटा शुभचिन्तक जानु पर्यो। अनि एमआरआई गरेको पैसा चाहिँ कति त भनेको 15,000 भन्नुभयो। अब भयो बोल्नै पाइएन भनेर भन्नुभयो। अब त्यो उपचारको खर्च सामान्य 15,000 भए पनि त्यो मिसिनको पैसा चाहिँ महँगो पर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो मिसिन चाहिँ मध्य प्रदेशमा रहेनछ। मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्वास्थ्य सम्बन्धीका त्यस्ता अपुरा मिसिनरीहरू चाहिँ मध्य प्रदेशमै ती गरिब जनताले यिनै सेवा गर्ने चाहिँ अवसर पाउन्, म तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र समय समाप्त भयो। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समय यही समाप्त हुन्छ। अब महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति मान्य रूपा कुमारी यादवलाई प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
धन्यवाद सभामुख महोदय। मध्य प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन मिति 2080 साल ज्येष्ठ 6 गते बसेको बैठकको 12औं बैठकबाट प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा प्रस्ताव भएको समितिको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा यो विधेयकलाई थप व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक हेतु उद्देश्यले सम्बन्धित विषय र विज्ञ सरोकारवालाहरूसँग प्रदेश सरकार समेतसँग आवश्यक राय परामर्श तथा सल्लाह सुझाव गर्दै प्राप्त विधेयकको प्रस्तावना विधेयकमा प्रयोग भएको शब्द बलिहरूको अस्पष्ट परिभाषा खेलकुदको विकासका लागि पालिका स्तरदेखि जिल्ला प्रदेश राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुदमा खेलाडीहरूको सहभागिता सुनिश्चित सम्बन्धित व्यवस्था प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको गठन काम र कर्तव्य अधिकार 8वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको गठन र काम र कर्तव्य अधिकार खेलकुद सङ्घ संस्थाका दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था परिषदको कोषको व्यवस्था खेलकुद विकासका लागि परीक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विभिन्न विषय र पक्षहरूमा केन्द्रित भई दफावार छलफल गरी परिमार्जित गरिए यो विधेयक ऐन बनेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मध्य प्रदेशको खेलाडीहरूको विशेष संरक्षण सम्बन्धमा विकास तथा शक्तिकरणमा विशेष महत्त्वपूर्ण राख्ने अविश्वासका साथ समितिको 2081 साल भदौ 10 गते बसेको बैठकले समितिको सदस्यहरूको सर्वसम्मतबाट प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधेयकलाई छलफलको क्रममा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने मान्य सभामुख मान्य उपसभामुखप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै छलफलमा सहभागी समितिका मान्य सदस्य सभाका मान्य सदस्य सचिवालयको सचिव र विज्ञ सरोकारवालाहरू खेलाडी बैठक व्यवस्थापन सहयोग गर्नुहुने सचिवालय कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद गर्दै प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नेम 119 को उपनेम 1 बमोजिम प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू समितिको प्रतिवेदन आफ्नो मेल तथा सचिवालयको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू मध्य प्रदेश सभाको अर्को बैठक 2081 भाद्र महिनाको 14 गते 1 बजेको लागि स्थगित हुन्छ।